हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर जो कि हमारे क्लास 9th सिविक्स का चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। मेरे पीछे हल्का सा चैप्टर का नाम छुप गया है, लेकिन हाँ, कोई छुपाने वाली बात नहीं है बच्चों। चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। बेसिकली ये चैप्टर बात करता है संविधान की, सिर्फ भारतीय संविधान की नहीं, उसकी बात पर भी आएंगे। लेकिन नॉर्मली बहुत सी कंट्रीज होती हैं, किसी कंट्री मतलब मैक्सिमम कंट्रीज में हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, राइट। एंड व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? पहली बात तो ये है कि यार हमें संविधान की जरूरत क्यों है, और अगर संविधान की जरूरत है, पहले तो जरूरत को समझना पड़ेगा और फिर ये देखना पड़ेगा कि वो संविधान जो है वो हमारे लिए कर क्या रहा है। ठीक है, हमारी कंट्री के लिए क्या कर रहा है, लोगों के लिए क्या कर रहा है, प्लस उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, किस तरीके की चीजें उस संविधान में लिखी होती हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और बच्चों, सबसे पहले ये चैप्टर चालू होता है साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका की हम बात क्यों कर रहे हैं, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन की बात क्यों कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे और फिर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन राइट नाउ। इट्स लाइक अ पर्टिकुलर स्टोरी के फॉर्म में इसको समझेंगे। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। लेट्स बिगिन। फटाफट से चालू करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बच्चों। देखो लिखा क्या है, ठीक है। सिंपली इसको हम रीड आउट करेंगे। व्हाट इज रिटन हियर? इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाटएवर दैट दे लाइक। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो. All such rules are together known as a constitution. As the supreme law of the country, constitution determines the rights of the citizens, the powers of the government and how the government should function. बहुत ही देखो इंपॉर्टेंट। अब यार ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोगों ने, ऑब्वियसली आपका देश एक डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र है, लोग जो हैं वो अपने इलेक्शंस के थ्रू लीडर्स को चूज कर रहे हैं, खुद से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें पावर दे रहे हैं। बट कल को जब आपने अपने लीडर्स को चुन लिया है, दैट डज नॉट मीन कि उन लीडर्स के पास अब एक सुप्रीम पावर आ गई है कि वो जो मन में आए वो करते रहेंगे, जो उनका मन करेगा वो करते रहेंगे, जैसे उनको शासन करने का मन करेगा दे विल डू इट, दे विल नॉट लुक एट द पीपल। और एक बारी जीत गए तो जीत गए बस जिंदगी में, अब और उन्हें कोई हरा नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। ऑब्वियस सी बात है कि लीडर्स के ऊपर, इन रूलर्स के ऊपर भी कुछ पाबंदियां होनी चाहिए। दे शुड ऑल्सो नो कि उनकी पावर कहां तक लिमिटेड है, राइट। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि रूलर्स कुछ भी जो उनके मन में है वो नहीं कर सकते। फिर तो क्या डिफरेंस रह गया एक डिक्टेटरशिप में और एक डेमोक्रेसी में, एक मोनार्की में और एक डेमोक्रेसी में? हाँ, फिर तो रूलर कुछ भी करे, नहीं ना, वो नहीं हो सकता। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ बेसिक नियम होते हैं जो नागरिकों को भी मानने पड़ते हैं और जो सरकार को भी मानने पड़ते हैं। ये जो सभी नियम है बच्चों, जो एक देश में रहने वाले नागरिक भी मान रहे हैं, लीडर्स भी मान रहे हैं, उन सभी रूल्स को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल दीज रूल्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल दीज रूल्स मेक अप द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। सुप्रीम लॉ मतलब इससे ऊपर तो कोई कानून है ही नहीं। देश का सबसे ऊंचा कानून, सबसे ऊपर कानून क्या है? वो है आपका संविधान। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटर्मिन्स द राइट्स ऑफ द सिटीजंस, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। तो संविधान जो होता है वो लोगों के जो अधिकार हैं वो भी बताता है, सरकार के पास क्या पावर्स है उनके बारे में भी बात करता है, और गवर्नमेंट को काम कैसे करना चाहिए ये भी बताता है। ठीक है, सो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है बच्चों लोगों के अधिकार बता रहा है, हमारे जितने राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे के सारे अधिकार कैसे दिए हैं हमको? ये सारे अधिकार हमारे संविधान में हमारे लिए मौजूद हैं। सरकार के पास क्या शक्तियां हैं, क्या नहीं कर सकती सरकार, ये सारी चीजें संविधान में दे रखी है। मतलब उन पे लिमिटेशंस क्या है, उनकी पावर्स क्या है, हर चीज गिवन है। अलॉन्ग विद दैट एक गवर्नमेंट को फंक्शन कैसे करना है, एवरीथिंग इज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और आप लोगों को लग रहा होगा मैम ये तो वही बात है कि एक रूल बुक बना दी है, उस रूल बुक को अब कोई माने ना माने चलता है। नहीं, लेकिन नहीं चलता है, क्योंकि बच्चों ये जो रूल बुक है ये सुप्रीम कानून है, इसके आगे कोई नहीं जा सकता। सबके पापा है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इनकी कोई बात मना नहीं कर सकता है। और जो चीज संविधान में दे रखी है वो मानी ही जाएगी, उसी के हिसाब से देश चलेगा, उसी के हिसाब से सरकार चलेगी, उसी के हिसाब से नागरिक जो है वो काम करेंगे। ठीक है, so everyone will function according to what is given in the constitution, that is the rule book that we have to agree on. Now we come to साउथ अफ्रीका। तो अभी हमने एक बेसिक आइडिया लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब बच्चों से जरा साउथ अफ्रीकन कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस को। लेकिन पहले दिक्कत देखते हैं, दिक्कत क्या थी यहाँ पे। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, तो फटाफट से लेट्स लुक एट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट।
Nelson Mandela being tried for treason by the white South African government. 7 other leaders along with him were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, the Robben Island. बच्चों, आप सभी को पता है कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश जहां की हिस्ट्री रही है, जहां का इतिहास रहा है, जहां पे नस्ल के बेसिस पर, रंग के बेसिस पर भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, साउथ अफ्रीका में रंग के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो यहाँ पे हुआ क्या था, जो व्हाइट यूरोपियंस थे, दे केम टू साउथ अफ्रीका, उन्होंने वहां की सरकार पे कब्जा कर लिया था, गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी। और गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद वो लोग ये बोलते थे कि जो व्हाइट रेस है, जो गोरे लोग हैं, वो ज्यादा सुपीरियर है और जो काले लोग हैं वो इन्फीरियर हैं। और इसी बेसिस पे बच्चों बहुत ज्यादा भेदभाव जो है साउथ अफ्रीका में होता था। इसी पर्टिकुलर चीज को अपार्थीड रेजिम बोला जाता है। अपार्थीड का मतलब ये है कि आप रंग के बेसिस पर भेदभाव कर रहे हो। तो अपार्थीड रेजिम, यहाँ पे रेसिज्म जो है चला करता था। अपार्थीड रेजिम के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो नेल्सन मंडेला जैसे लीडर्स थे और इनके साथ 7 और लीडर्स थे, इन लोगों ने कोशिश करी थी अपार्थीड रेजिम के खिलाफ जाने की, इन सब भेदभाव को रोकने की। लेकिन बच्चों फिर इनके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगा दिया जाता है। इनको जो है ट्रीजन का आरोप इनके ऊपर लगा दिया जाता है वहां की सरकार द्वारा, क्योंकि इन्होंने वहां की सरकार को अपोज, उनके खिलाफ जाने की कोशिश करी थी। सिर्फ इस बात पे देशद्रोही बना दिया उनको, ठीक है। और फिर जो है इनके साथ 7 और लीडर्स थे जिनको उम्र कैद की सजा दे दी गई थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई थी कि भाई तुम्हारी जरूरत कैसे हो गई, तुम हमारे खिलाफ कैसे चले गए। और बच्चों उसी के साथ अगले 28 साल तक हम देखते हैं कि नेल्सन मंडेला और ये जो लीडर्स होते हैं, ये मोस्ट ड्रेडेड, मतलब लोगों को ऐसा डर लगता था इस जेल से, रॉबन आइलैंड की जो जेल थी वहां पर ये रहे थे। इन्होंने गुजारे थे 28 साल, फिर ये रिहा हो जाते हैं। तो उम्र कैद तो नहीं हुई, लेकिन सजा उम्र कैद की ही मिली थी, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो नेल्सन मंडेला जी की बात लिखी है कि आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। आई हैव चेरिश्ड द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड अ फ्री सोसाइटी इन विच ऑल द पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मनी and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. तो नेल्सन मंडेला ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि मैंने व्हाइट और ब्लैक दोनों रेसेस की डोमिनेशन के खिलाफ लड़ाई करी है। चाहे कोई भी डोमिनेट कर रहा हो यार, यहाँ पर वो बात नहीं है, चाहे जो गोरे लोग हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं या फिर जो ब्लैक्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, मैंने हर डोमिनेशन के खिलाफ लड़ा है। और मैं हमेशा एक डेमोक्रेटिक और एक फ्री सोसाइटी में विश्वास रखता हूँ, जहाँ पे सारे लोग खुशहाली से, हार्मनी से, पीसफुली एक दूसरे के साथ बराबर अवसरों के साथ रह सके। ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं जीता हूँ, मतलब आई वॉन्ट टू अचीव दिस, आई वॉन्ट टू अचीव कि मेरे देश में भी एक डेमोक्रेटिक, एक फ्री सोसाइटी हो। तो दिस इज एन आइडियल जिसके लिए मैं रहता हूँ, जीता हूँ, मैं इसको हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन अगर ज़रूरत भी आई तो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। तो बच्चों बेसिकली वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो डेफिनेटली उस टाइम पर जो साउथ अफ्रीका में कंडीशंस चल रही थी, दे वर लाइक प्रीटी बैड कंडीशंस, राइट, जहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि देखो यार, मैं ऑब्वियसली इस भेदभाव के खिलाफ लड़ूंगा, मैं एक डेमोक्रेटिक फ्री सोसाइटी अचीव करना चाहता हूँ, सभी को बराबर देखना चाहता हूँ, इसी के लिए मैं जीता हूँ, इसी को मैं हासिल करना चाहता हूँ। बट अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस आइडल के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। जस्ट टू अचीव दैट आई कैन ऑल्सो गिव माई लाइफ। तो वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड है, उनकी वो डेडिकेशन देखने को मिल रही है यहाँ पर कि वो अपने देशवासियों के लिए और इस हम बोल सकते हैं कि इस पूरी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए वो क्या क्या करने को तैयार है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं होता क्या है अब। अपार्थीड क्या था? अपार्थीड उस सिस्टम का नाम था जहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करा जाता था, एंड दिस इज प्रीटी मच यूनिक टू साउथ अफ्रीका। बच्चों और कहीं पर मतलब ये सिस्टम आपको देखा नहीं जाएगा, साउथ अफ्रीका के अंदर ही आपको ये सिस्टम देखने को मिलेगा। तो अपार्थीड क्या है? उस सिस्टम का नाम है जिस सिस्टम के थ्रू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, रेस के बेसिस पे, नस्ल के बेसिस पे, रंग के बेसिस पे भेदभाव किया जा रहा था साउथ अफ्रीका में। कौन सा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? इट वाज बिटवीन द ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स, है ना। व्हाइट यूरोपियंस ने ये सिस्टम जो है इंपोज कर दिया था, लागू कर दिया था साउथ अफ्रीका में ड्यूरिंग 17th 18th centuries. Trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way that they occupied India. But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa, became the local rulers. तो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा था? व्हाइट यूरोपियंस जिस तरीके से हम पर भी वो शासन करने के लिए, ब्रिटिश लोग तो इंडिया में भी आए थे ना, तो ये व्हाइट यूरोपियंस इंडिया में भी आ गए थे, ये व्हाइट यूरोपियंस साउथ अफ्रीका में भी पहुंच गए थे,
लेकिन एक फर्क यही था कि इन वाइट यूरोपियंस ने साउथ अफ्रीका के अंदर, हम देखते हैं बहुत से वाइट यूरोपियंस बस गए थे, वहां पे बस गए थे, वहां के लोकल रूलर्स भी बन गए थे। इंडिया में आज सच ऐसा नहीं हुआ था, बट साउथ अफ्रीका के अंदर ये बस गए थे, लोकल रूलर्स भी बन गए थे। ठीक है, उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि अब ये यहाँ पर कब्जा वब्जा तो कर लेते हैं, फिर बच्चों ये यहाँ पर एक अपार्थीड का सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। अपार्थीड के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि यहाँ पर अभी खुलेआम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। ठीक है, खुद से भेदभाव करेंगे काले लोगों के खिलाफ। तो हम लोग देखते हैं कि इन्होंने जोर जबरदस्ती से, हथियार की मदद से जोर जबरदस्ती से साउथ अफ्रीका पे कब्जा कर लिया था, जैसे इंडिया पे भी कब्जा करा था, और फिर इन्होंने यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चालू कर दिया। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अब ऑब्वियसली बात है यार कि आप मेरे देश में आओगे और मेरे ही लोगों के खिलाफ आप भेदभाव करने लग जाओगे, क्या मतलब है इस चीज का? कोई मतलब नहीं है। तो ऑब्वियसली बच्चों, द ब्लैक्स वर डेफिनेटली एजिटेटेड, दे वर नॉट एट ऑल हैप्पी विद ऑल ऑफ दिस दैट वाज गोइंग ऑन, एंड डेफिनेटली दे विल गेट अप, दे विल कुछ तो प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ तो स्ट्रगल करेंगे अगेंस्ट ऑल दिस दैट वाज हैपनिंग। ऑलराइट, नाउ देयर वाज द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, लेट्स लुक एट इट। द व्हाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल द नॉन व्हाइट्स एज inferiors. The non-whites did not have the voting rights. They were forbidden from living in the white areas. भेदभाव का एक्सटेंट समझो। आप सोच रहे होगे कैसा भेदभाव, की मतलब बात ही करते होंगे, है ना, कि व्हाइट्स जो है वो कह रहे ब्लैक से हम बात नहीं करेंगे, है ना, या फिर उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं। देखो ये सब तो हो ही रहा है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं व्हाइट रूलर्स जो हैं, जो जितने भी हमारे यूरोपियंस थे, गोरे यूरोपियंस, ये सारे नॉन व्हाइट्स। अब यार व्हाइट्स तो ठीक है, नॉन व्हाइट्स, इनके लिए सारे नॉन व्हाइट्स एक ही कैटेगरी है, चाहे कोई ब्लैक हो, चाहे कोई ब्राउन हो, चाहे कोई येलोज हो, ऑल द पीपल बिलोंग टू द सेम कैटेगरी फॉर देम, कि अगर तुम व्हाइट रेस के नहीं हो दैट मीन्स यू आर इंफीरियर। ठीक है, तुम हमसे कमतर हो, कम मानेंगे तुमको। नॉन व्हाइट्स के पास ना तो वोट देने, मत देने के अधिकार थे, साथ ही में जिन एरियाज में ये व्हाइट यूरोपियंस रहते थे, जिन क्षेत्रों में ये लोग रहा करते थे, वहां पर किसी और को रहने भी नहीं दिया जाता था, घर भी नहीं बनाने दिया जाता था, साथ में रहने भी नहीं दिया जाता था। बहुत ही बढ़िया। उसी के साथ द ब्लैक्स, कलर्ड इंडियंस, दे ऑल फॉट अगेंस्ट द अपार्थीड सिस्टम फ्रॉम द 1950। तो बच्चों अब यहाँ पर ब्लैक्स तो ऑब्वियसली एक मेजर पॉपुलेशन थी ना साउथ अफ्रीका के अंदर, उसी के साथ साथ बाकी कलर्ड पीपल भी तो थे, हो सकते कि कुछ एशियंस या कुछ और व्हाटएवर। सो ऑल द पीपल हु वर नॉट वाइट, है ना, यहाँ पे हम लोगों ने कलर्ड बोल दिया, जो लोग नॉन वाइट हैं, ब्लैक्स हैं, नॉन वाइट हैं, साथ ही में इंडियंस भी कुछ थे जो वहां पे रह रहे थे, एंड दे ऑल स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट दिस अपार्थीड सिस्टम। अब ऑब्वियस सी बात है यार, कोई भी अपने खिलाफ होता वह भेदभाव थोड़ी ना झेलेगा। हमारे ही देश में आकर हम ही के साथ, हमारे ही साथ भेदभाव, हम ही के साथ भेदभाव, क्या बोल रही हूँ मैं, हमारे ही साथ भेदभाव तो कोई नहीं झेलेगा। तो इस वजह से हर कोई जो है साथ में जुट जाते हैं, सारे नॉन व्हाइट्स, एंड दे आर लाइक नाउ वी आर अ ग्रुप, नाउ वी आर गोना फाइट अगेंस्ट दिस अपार्थीड सिस्टम फ्रॉम द 1950। अच्छा बच्चों, आप सभी को पता है हमारे एक इंडियन लीडर भी थे जो कि इस अपार्थीड सिस्टम के खिलाफ लड़कर आए थे, फिर इंडिया आए थे। एक बहुत फेमस मूवमेंट उन्होंने चालू करी थी, सत्याग्रह मूवमेंट। कौन से लीडर है ये, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, सबको पता होनी चाहिए, ठीक है, बताना मुझे। चलो नाउ आगे क्या होता है, देखिए इन लोगों ने बच्चों एक पॉलिटिकल पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करा, और ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी विच लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। ऑल राइट, समझते हैं इस चीज को। सेग्रीगेशन का मतलब है अलग थलग कर देना। देखो हो क्या रहा था बच्चों, कि जो व्हाइट्स थे, अब वो क्या कह रहे हैं कि जिस एरिया में हम रहते हैं ब्लैक्स नहीं रहेंगे, बसेस जो है उसके अंदर सारे व्हाइट्स बैठ सकते हैं, लेकिन ब्लैक्स को पीछे बस में खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, जिन एरियाज में, जिन पब्लिक प्लेसेस में व्हाइट्स को एक्सेस मिल रहा है, जहां व्हाइट्स घुस सकते हैं, वहां ब्लैक्स घुस नहीं सकते। सो व्हाट वर दे डूइंग, दे वर सेग्रीगेटिंग, अलग कर रहे थे कि जो चीजें व्हाइट्स यूज कर सकते हैं वो ब्लैक्स नहीं यूज कर सकते। ब्लैक्स को अलग एरिया में रहना है, ब्लैक्स को अलग जगह पे जाना है, ब्लैक्स उन एरियाज में नहीं आ सकते जहां व्हाइट्स है। सो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर सेग्रीगेटिंग द व्हाइट एंड द ब्लैक पॉपुलेशन, अलग कर रहे हैं ना, दोनों को अलग थलग कर रहे हैं कि भाई हम अलग रहेंगे, तुम अलग रहो। ठीक है, तो ये जितनी भी पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन थी और ये जो अपार्थीड सिस्टम था, इसके खिलाफ लड़ने के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आप सभी को शामिल कर रहे हो उसमें। ठीक है, तो जितने लोग अपार्थीड सिस्टम के खिलाफ हैं वो सभी इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था द अफ्रीकन नेशनल
कांग्रेस। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। नेल्सन मंडेला लीडर्स थे, 8 लीडर्स के बीच में जिनको ओके तो ये तो हमने देखा ही था कि इनको ट्रीजन की सजा दे दी गई थी, सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एंड इन्होंने क्योंकि अपोज करा था। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ आपको बोर्ड्स दिखेंगे, इन बोर्ड्स के थ्रू ही आप समझ पाओगे कि किस तरीके की वहां पर पॉलिसीज, घातक सी पॉलिसीज चल रही हैं जहां पर भेदभाव करा जा रहा है। देखो, फॉर यूज बाय वाइट पर्सन, ये एक बोर्ड है उस टाइम का, और यहाँ क्या लिखा है, दीज पब्लिक प्रेमिसेस एंड द अमेनिटीज देयर ऑफ हैव बीन रिजर्व्ड फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द वाइट पर्सन्स। मतलब जिस जगह पे बोर्ड लगाया है वहां पे ये बोल दिया गया है कि ये जगह सिर्फ वाइट लोग ही यूज कर सकते हैं, बाकी लोग यहाँ घुस नहीं सकते। प्रीटी बैड। उसी के साथ देखिए, वाइट एरिया, एरिया का नाम ही रख दिया वाइट एरिया, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एक्सेसिबल बाय द वाइट पीपल। और ये देखो, कॉशन बिवेयर ऑफ द नेटिव्स। बच्चों कॉशन, खतरे का निशान, बिवेयर ऑफ नेटिव्स। नेटिव्स कौन है? जो किसी जगह के ओरिजिनल पॉपुलेशन होता है। यहाँ पे नेटिव्स का मतलब है द ब्लैक पीपल। तो एक तरीके से कॉशन साइन लगा रखा है कि बिवेयर, खतरा है कि यहाँ पे नेटिव्स रहते हैं, तो वो सोच के उस एरिया में एंटर करना, वो सोच के उस एरिया में प्रवेश करना, क्योंकि यहाँ पे नेटिव पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, तो ये सारे बोर्ड्स जो हैं वहाँ पे उस टाइम पे लगे रहते थे। सेग्रीगेशन की पॉलिसीज कुछ इस हिसाब से वहाँ पे चलती थी बच्चों, और बहुत ही बुरा हाल था। बट हाँ, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े होते हैं, चीज़ें सॉल्व होती हैं, और अब जो है अफ्रीका भी एक तरीके से एक नए कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चलती है। देखिए कैसे, as protests and struggles against the apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. उसी के साथ the white regime changed its policies, discriminatory laws were repealed, the ban on political parties and restrictions on the media were also lifted. तो बच्चों अब धीरे धीरे जब हम देखते हैं, अभी तक तो क्या हो रहा था, वाइट यूरोपियंस अपनी पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन, अपार्थाइड रेजिम, रेसिज्म, हर चीज तेजी से चलाई जा रही थी। बट अब क्योंकि जितने भी नॉन वाइट्स हैं, ब्लैक्स हैं, इंडियंस हैं, सारे लोग इकट्ठा हो गए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बना ली है, दे हैव स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, स्ट्रगलिंग अगेंस्ट दिस रेजिम। तो जैसे जब ये प्रोटेस्ट और स्ट्रगल बढ़ता रहता है, तब हमारी वाइट यूरोपियन गवर्नमेंट को ये रियलाइज होता है, ये समझ में आता है कि अब हम ज्यादा देर तक इन ब्लैक्स के साथ रिप्रेशन नहीं कर सकते, ज्यादा टाइम तक अब हम इनको दबा के नहीं रख सकते, इनके साथ शोषण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये उठकर हमारे ही खिलाफ आ गए हैं। ठीक है, तो वही बात है ना कि जब तक आप किसी को दबाओ, वो दब रहा है, तब तक तो ठीक है, पर जब वो इंसान अब कह रहा है मैं नहीं दबूंगा तुमसे, अब मैं तुम्हारे खिलाफ आ गया हूं, तो फिर कैसे रोकोगे उसको? तो वही बात है। तो अब जो वाइट गवर्नमेंट थी, जो वाइट रेजिम थी, उसने अपनी पॉलिसीज को बदलने की कोशिश करी, और जितने भी कानून ऐसे थे जो कि डिस्क्रिमिनेट करते थे, जो कि शोषण करते थे ब्लैक्स के खिलाफ, उनको रिपील करा गया, यानी कि उनको बदला गया। द बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर ऑल्सो लिफ्टेड। तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर पहले क्या होता था, जो ब्लैक्स की पॉलिटिकल पार्टीज होती थी उन पे बैन लगा दिया जाता था, मीडिया के ऊपर रुकावटें लगा दी जाती थी कि मीडिया जो है उसको एक फ्रीडम नहीं दी है कि आप वाइट गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हो। ठीक है, तो वो सेंसरशिप सॉर्ट ऑफ वैसे था। बट अब जो है उनके ऊपर भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, उनको रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया गया, क्योंकि अब वो कह रहे हैं अब हम रिप्रेस करके नहीं रख सकते, अब हम दबा के और नहीं रख सकते। So after 28 साल of imprisonment, Nelson Mandela also walked out of the jail. So बच्चों अभी इनको उम्र कैद की सजा मिली थी, बट अब क्योंकि वाइट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब हम इन्हें नहीं रिप्रेस करेंगे, अब हमने जितनी भी रुकावटें लगाई हैं वो सब हटा देंगे, अपनी पॉलिसी बदल देंगे, तो अब नेल्सन मंडेला को भी उन्होंने रिहा कर दिया। 28 साल नेल्सन मंडेला ने जेल में गुजारे हैं, लेकिन उसके बाद उनको जो है रिहा कर दिया गया। Finally, at the midnight of 26th April 1994, a new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. The apartheid government came to an end and paving the way for the formation of a multiracial government. और बच्चों फाइनली यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 94 में हम लोग देखते हैं कि साउथ अफ्रीका आज़ाद हो जाती है। रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेसी बन जाती है, एक लोकतंत्र बना दिया जाता है इस देश को, और इनका जो नया झंडा होता है ना, जो ये पीछे दिख रहा है आपको,
उस झंडे को अनफर्ल लहराया जाता है और ये जो अपार्थीड गवर्नमेंट थी, जो वाइट यूरोपियन गवर्नमेंट थी, उसका भी अंत होता है। और अब जो है साउथ अफ्रीका के अंदर, क्योंकि साउथ अफ्रीका अब एक डेमोक्रेसी, एक रिपब्लिक बन चुका है, तो अब साउथ अफ्रीका के अंदर जो है बच्चों एक सरकार बनेगी जो कि एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट होगी। मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का मतलब है जिसमें अलग अलग रेसेस के लोग मौजूद होंगे, व्हाइट्स भी होंगे, ब्लैक्स भी होंगे, अलग कलर के लोग भी होंगे। सो व्हाटएवर, लाइक द whom the people would choose। अब लोग चुनेंगे इलेक्शंस में और जिन लीडर्स को चुनेंगे तो उनकी सरकार बनेगी, which will be a multiracial government। All right. So after the emergence of the new democratic South Africa, the black leaders appealed to the fellow blacks to forgive the whites for the atrocities that they had committed while in power। और देखिए कितनी अच्छी चीज है, आप ग्रजेस को होल्ड करके अपनी पूरी जिंदगी रख सकते हो, अपने अंदर गुस्सा पूरी लाइफ किसी के खिलाफ रख सकते हो, बट हमारे ब्लैक्स जो हैं बच्चों, जो साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोग थे, दे वर लाइक वेरी फॉरगिविंग। तो हम लोग देखते हैं कि जब साउथ अफ्रीका एक नई डेमोक्रेसी बन जाता है तो जितने भी ब्लैक लीडर्स थे, ब्लैक कम्युनिटी के जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने बाकी ब्लैक लोगों को बोला कि यार देखो, वट एवर हैज हैपेंड इट इज नाउ इन द पास्ट, है ना, वो अभी इतिहास बन चुका है। तो जितने भी वाइट्स हैं, उन्होंने जो भी शोषण हमारे साथ करा है, जितनी भी एट्रोसिटीज करी हैं, उन सभी एट्रोसिटीज को हम लोग माफ कर दें तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा। तो माफी दे देते हैं और जितने भी एट्रोसिटीज इन वाइट लोगों ने करी है while they were in power, let's just forgive them and let's just forget it, and now we are like we have emerged as a new country and now let's focus on that। ठीक है, तो माफ कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि they build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic values, social justice and human rights। The party that ruled through oppression and brutal killings and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution। तो हम लोग देखते हैं कि एक नया साउथ अफ्रीका जो है वो बनाया जा रहा था, जहाँ पे सभी रेसेस के बीच में एक समानता लाई जा रही थी, सभी को इक्वल ट्रीट करा जाएगा, आदमियों को, औरतों को, सारी रेसेस को इक्वल ट्रीट करा जाएगा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर ये देश बना होगा, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पर और ह्यूमन राइट्स जो है वो सभी को दिए जाएंगे। तो इस तरीके का एक साउथ अफ्रीका बिल्ड किया जा रहा था। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स। बच्चों यहां बोला जा रहा है पार्टी जिसने उस टाइम पे राज करा था जब ऑपरेशन और ब्रूटल किलिंग्स चल रही थी, यानी कि जो हमारी व्हाइट यूरोपियन गवर्नमेंट थी, एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल इज द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। याद है ना, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने ही जो आजादी का संघर्ष है उसको लीड करा था। तो बच्चों ये व्हाइट यूरोपियन गवर्नमेंट, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये जितने भी लीडर्स थे सभी लोग साथ में बैठते हैं और ये अब नए साउथ अफ्रीका का संविधान बनाने के लिए साथ में बैठते हैं। कितनी ही खूबसूरत बात है ये कि एक टाइम पर हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, वी वर एनिमीज, बट नाउ वी ऑल आर कंसिडरिंग आवरसेल्व्स द पार्ट ऑफ अ सेम नेशन एंड वी वांट अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर हम सभी के लिए कुछ ना कुछ इक्वालिटी और समानता और एक अच्छे नोट पे मतलब आज़ादी को ला सके। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो सब साथ में बैठ गए, गोरे लोग, काले लोग, सब साथ में बैठ गए, व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, दे ऑल केम टुगेदर टू फॉर्म अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द न्यू नेशन। Now after 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitutions the world has ever had. This constitution gave to its citizens the most extensive rights that are available in any country. तो बोला जा रहा है कि 2 साल तक discussions, debates, बहसबाजी चलती रही और उसके बाद जो है फाइनली एक ऐसा संविधान आता है which is like one of the finest constitutions that the world has ever seen। एक बहुत ही एक ऐसा इतना बढ़िया सा संविधान उठा के फेंकते हैं जो कि दुनिया वालों ने भी कभी देखा नहीं होता है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इस संविधान के अंदर जितने भी नागरिक हैं उन लोगों को एक्सटेंसिव राइट्स दे दिए गए थे, बहुत सारे अधिकार दे दिए गए थे। ठीक है, साथ ही में दे अग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन व्हाटएवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट। और बोला जा रहा है कि अब प्रॉब्लम मत देखो, सब जो है एक सोल्यूशन का हिस्सा बनो, कि सोल्यूशन जो लेकर आना है जिससे कि कंट्री के अंदर इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना है, फ्रीडम लानी है, ये लाना है, वो लाना है, तो एवरीवन शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, आपने कुछ भी पहले करा है, अपने इतिहास को भूल जाओ, चाहे आप शायद पहले गलत थे, ठीक है, आपने कुछ गलत करा, नाउ फॉरगेट दैट। एंड अगर आपने किसी दूसरे को गलत करते हुए देखा भी है तो उसको भी फॉरगिव कर दो। Now we are starting, it's a clean slate, हम एकदम शुरुआत से beginning from scratch वाली चीज हम कर रहे हैं। So yes, we all should be a part of the solution rather than being a part of the problem। प्रॉब्लम तो हो गई, प्रॉब्लम से तो निपट लिए, अब जो है सोल्यूशन का हिस्सा बनो।
और बच्चों साथ ही में हम देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीका की प्रियम्बल थी, प्रियम्बल क्या होता है, द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उस प्रियम्बल के अंदर इसी स्पिरिट को दर्शाया जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, तो ये प्रियम्बल है, इसको पढ़ लेना है यार, ठीक है, इसको पढ़ लेना है, इसको अभी हम पढ़ेंगे नहीं। अब देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। ऑन वन हैंड इट इज अ सोlemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal, repressive past। तो एक तरीके से बच्चों ये लोग बता रहे हैं कि हम एकजुट होकर सारे साउथ अफ्रीकन ये प्रण ले रहे हैं, एक दूसरे को डिक्लेयर कर रहे हैं कि कभी भी हम लोग जो हमने इतिहास में हमारे जो पास्ट में गलतियां करी हैं, ब्रूटल, रेसिस्ट, वो सारी जो चीजें करी हैं, उनको हम कभी भी रिपीट नहीं करने वाले आगे। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज ऑल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू वन व्हिच इज ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल, अ कंट्री व्हिच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, ब्लैक एंड व्हाइट, वुमेन एंड मेन। और उसी तरीके से ये जो कंट्री है वो सभी को बिलोंग करती है इक्वली, चाहे वो आदमी हो, औरतें हो, चाहे वो किसी भी रेस के लोग हों, ब्लैक्स हो, व्हाइट्स हो, एवरीवन। सो to everyone this country belongs the same, ठीक है, तो everyone is equal in this country, okay, so this is the preamble, you can read it, जब आपको फ्री टाइम मिले पढ़ लीजिएगा। all right, अब बात हो रही है कि why do we need a constitution। बच्चों साउथ अफ्रीका के अंदर लोग मरने को तैयार थे संविधान लाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन लाने के लिए, डेमोक्रेसी को लाने के लिए। क्यों चाहिए इतना, हाँ, क्यों जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के काम नहीं चलता क्या। तो चलिए लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ what is the importance of a constitution। all right, so let's look at that। Let us begin by taking the South African example। ये बोल ही रहे हैं कि चलो वहीं से शुरू करते हैं जहां से अभी हमने कहानी खत्म करी थी, साउथ अफ्रीका का ही उदाहरण लेते हैं। The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals। It was not going to be easy for them to trust each other। They had their fears। They wanted to safeguard their interests। बच्चों ऑब्वियस सी बात है ना, वो बोल रहे हैं देखो साउथ अफ्रीका के अंदर ऑपरेसर और ऑपरेस्ड तैयार थे साथ में रहने के लिए एज अ पार्ट ऑफ द सेम कंट्री। यानी कि जो ऑपरेसर थे, जो व्हाइट यूरोपियन गवर्नमेंट थी, जो सारा ये सेग्रीगेशन, अपार्थीड वगैरह कर रही थी, वो भी उसी देश का हिस्सा बनने को तैयार थी। और जिनके साथ शोषण किया गया था, जो ब्लैक्स थे, ठीक है, वो भी उस देश का हिस्सा बन के रहने को तैयार थे। और यार जब आप एक बात बताओ, आप एक टाइम पे दुश्मन हो, ठीक है, अब आपने ये निर्णय ले लिया कि अब आप साथ में रहोगे उस दुश्मन के, है ना, ठीक है, बोलने को तो हम भूल गए, हमने आपको माफी दे दी, ये है वो है, बट व्हाट इज द गारंटी कि आप आगे चल के ये सब हरकतें नहीं करोगे। क्या गारंटी है, ट्रस्ट कर सकते हो क्या किसी को, नहीं कर सकते। सो वही बात है कि इजी नहीं होने वाला था दोनों के लिए कि वो एक दूसरे को ट्रस्ट करे, और सबके मन में एक डर था, ठीक है, और इसी वजह से उनको अपने इन इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करके रखना था कि कल को देखो जो भी हुआ पास्ट में छोड़ दिया है, बट कल को ये सब चीजें फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए, और ना हो उसके लिए हमें कोई गारंटी चाहिए, ठीक है। सो जो ब्लैक मेजोरिटी थी, इट वाज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड एंड दे वांटेड सब्सटैंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ब्लैक मेजोरिटी बच्चों, वहां पे ऑब्वियसली ब्लैक्स जो है वो ज्यादा नंबर्स में मौजूद थे, ठीक है, नेटिव पॉपुलेशन थी, और ये ब्लैक मेजोरिटी यही चाहती थी कि डेमोक्रेसी होगी जहां पे प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल होगा। मेजोरिटी रूल का प्रिंसिपल क्या होता है कि जो मेजोरिटी लोग जिसको वोट देंगे वही लीडर्स चूज करे जाएंगे, राइट। तो मेजोरिटी रूल का प्रिंसिपल होना चाहिए, ये ब्लैक्स चाहते थे। साथ ही में वो ये भी चाहते थे कि जो सामाजिक आर्थिक रूप में अधिकार हैं वो सारी चीजें भी उनको मिले, ठीक है, वो भी उनसे छीनी ना जाए, वो सारी चीजें भी उनको मिलनी ही चाहिए। ओके, नाउ वहीं पे ब्लैक मेजोरिटी, ओके 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 ओके, एंड व्हाइट माइनॉरिटी, देखो ये तो वही चीज लिखी है कि ब्लैक मेजोरिटी जो है वो चाहती थी मेजोरिटी रूल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स मिलनी चाहिए। वहीं पे जो व्हाइट माइनॉरिटी थी, दैट वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। और व्हाइट माइनॉरिटी को ये चिंता थी कि हमारे जो विशेष अधिकार है, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमसे ना छीन ली जाए, वो हमें प्रोटेक्ट करके रखनी है। तो बच्चों ये दोनों ही ऑब्वियसली ग्रुप साथ में बैठते हैं और निर्णय लेते हैं, डिस्कशंस करते हैं, डिबेट्स करते हैं क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, ऑल ऑफ दैट। और बहुत लंबे लंबे नेगोशिएशंस के बाद, बहुत लंबे लंबे बहसबाजी डिस्कशंस के बाद में दोनों ही पार्टीज जो है कॉम्प्रोमाइज पे पहुंच जाती हैं कि आप हमारी कुछ बातें मान लीजिए, हम आपकी कुछ बातें मान लेते हैं। तो एक कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन पे दोनों ही ग्रुप्स पहुंचते हैं।
कैसा कॉम्प्रोमाइज हुआ तो देखिए, नाउ द व्हाइट्स अग्रीड दैट द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल विल बी देयर एंड 1 पर्सन 1 वोट वाला भी हम चीज मान रहे हैं, साथ ही में बेसिक राइट्स, कुछ बेसिक अधिकार गरीब लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए, ये भी लेकर आ जाओ, ठीक है। तो व्हाइट्स ये चीज मान जाते हैं और साथ ही में ब्लैक्स मानते हैं कि मेजोरिटी रूल जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होगा और मेजोरिटी जो है वो प्रॉपर्टी नहीं लेगी आपकी, आपसे नहीं छीनेगी व्हाइट्स से। दिस कॉम्प्रोमाइज ऑब्वियसली वाजंट इजी। अब बच्चों दोनों जब टेबल पे बैठे ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, तो ऑब्वियसली उनको उनकी कुछ बातें माननी पड़ेंगी, उनको उनकी कुछ बातें माननी पड़ेंगी और वही होता है। तो व्हाइट्स बोलते हैं कि ठीक है, हम कुछ बेसिक राइट्स गरीब लोगों को, वर्कर्स को देने के लिए तैयार है, साथ ही में मेजोरिटी रूल हो जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो वही होता है ना कि मेजोरिटी जिसको वोट देगी वो लोग लीडर बनेंगे। वहीं पे ब्लैक्स ये मानते हैं कि जो मेजोरिटी रूल है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होगा। मतलब आप ये मत डरिए कि कल को मेजोरिटी रूल के होने से ब्लैक्स जो है अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करेंगे, नहीं, या फिर अपने मुताबिक जो है वो राज करने लगेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। सो दैट विल नॉट हैपन, ठीक है। तो वो ये गारंटी देते हैं कि जो भी सरकार आएगी, चाहे वो मेजोरिटी के रूल से आए, बट वो सरकार जो होगी वो सबके लिए बराबर रूप से काम करेगी, वो कभी भी एब्सोल्यूट सेंस में काम नहीं करेगी, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के काम नहीं करेगी। देयर विल सर्टेनली बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द गवर्नमेंट एंड उसी के साथ जो मेजोरिटी है वो ये भी बोलते हैं कि हम आपसे आपकी प्रॉपर्टी भी नहीं छीन रहे, आपको आपकी प्रॉपर्टी रखनी है, रख लो आप। ऑब्वियसली ये कॉम्प्रोमाइज आसान नहीं था, ईजी नहीं था डेफिनेटली, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब बात आती है बच्चों, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अभी तक व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन पे चलने से पहले आई होप आप लोगों को लास्ट चीज समझ में आई है जो हमने टॉपिक पढ़ा है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की किसी को भी जरूरत क्यों पड़ती है यार। उसके पीछे हमने रीजन समझा है कि यार हम एक देश में बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, कभी किसी को नहीं पता होता कि कौन डोमिनेट कर जाए, कौन किसी को सप्रेस कर जाए, हर किसी के मन में एक दूसरे के लिए फियर है, कोई ट्रस्ट नहीं है। बट उसी ट्रस्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए, सभी के राइट्स को सिक्योर करने के लिए, ताकि हमारे जो अधिकार है सबको बराबर अधिकार मिले, किसी के भी अधिकार जो है वो कोई हैम्पर ना करे, चाहे वो सरकार भी हो, सरकार भी कल को आपके राइट्स को वायलेट ना कर सके, और सरकार जो है वो भी रूल्स से बाउंडेड हो, कुछ भी जो उसके मन में है वो ना कर सके। तो इन्हीं सब चीजों को इंश्योर करने के लिए बच्चों हम लोगों ने सबसे ऊंची जो चीज रखी है ना वो है संविधान। कि जो संविधान है उससे ऊपर कुछ नहीं है, लोगों को अधिकार संविधान दे रहा है, सरकार को रोक रहा है संविधान, रिस्ट्रिक्शंस सरकार पे संविधान लगा रहा है। सो ये सारी चीजें आपने क्या करी है, ये सारी चीजें आपने करी हैं थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भाई होता क्या है। कुछ रूल्स जो है गेम के, अच्छा, राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अबाइड बाय, दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चोजन इन द फ्यूचर। उसी के साथ दीज रूल्स डिटरमिन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू डू, व्हाट दे कैन नॉट डू। साथ ही में फाइनली दे ऑल्सो डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो बोला जा रहा है जैसे हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं बच्चों। अगर हम, आप खुद सोचिए, सपोज फुटबॉल है, फुटबॉल में कोई इंसान क्या बॉल को हाथ में उठा के ऐसे फेंक सकता है नेट में? नहीं ना। गोल में मार सकता है? नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि उसका रूल ही ये है कि आपको फुटबॉल पैर से खेलनी है, हाथ में नहीं उठा सकते बॉल को, है ना। यू हैव टू अबाइड बाय दोज रूल्स। सिमिलरली एक देश भी चल रहा है, उस देश को चलाने के लिए भी कुछ नियमों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई कुछ भी अपनी मनमर्जी से ना करे, दैट इज नॉट व्हाट वी वांट, ठीक है। सो इसलिए रूल्स जो हैं गेम के, देश को चलाने के जो रूल्स हैं वो हमने लिखे हैं संविधान के अंदर। इन रूल्स में ये भी लिखा होता है कि रूलर्स को कैसे चुना जाएगा, जो आपकी कंट्री की लीडर्स हैं उनको चूज कैसे किया जाएगा। दूसरी चीज इसमें यह भी लिखा होता है कि जब आप उन लीडर्स को चुनते हो तो वो लीडर्स के पास कौन सी पावर्स हैं, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट दे कैन नॉट डू एंड व्हाट दे कैन डू, वो भी बताया गया होता है। साथ ही में इन रूल्स के अंदर ये भी लिखा होता है कि सिटीजन्स के पास कौन से अधिकार है। और बच्चों ये जो अधिकार होते हैं ये आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है, चाहे वो आपकी सरकार ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आपके जो राइट्स हैं वो आपके पास है, सरकार वो आपसे छीन नहीं सकती है। द गवर्नमेंट कैन नॉट डू दैट। ऑलराइट, रूलर्स, दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजिली। हाँ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रूल्स तभी काम करेंगे जब विनर इनको अपने मन मुताबिक बदल ना सके, आप इनमें बदलाव ना ला सको। नहीं तो यार एक बात बताओ, फिर फायदा क्या है। कल को मैं सपोज जीत गई हूँ किसी गेम में और मैं बोल रही हूँ कि यार मुझे तो फुटबॉल, मैं तो और ज़्यादा अच्छा फुटबॉल तब खेल सकती हूँ जब मैं हाथ में उठा के बॉल मारूँ। और हो सकता है मैं रूल ही ऐसा बना लूँ कि सिर्फ मैं हाथ में उठा के बॉल मार सकती हूँ, बाकी सबको पैर से ही खेलना होगा।
तो फिर क्या फायदा, फिर तो मैं जीत ही जाऊंगी ना, है ना अल्टीमेटली। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो विनर है अगर उन रूल्स में चेंजेस ना ला सके इजीली तभी वो रूल्स काम के, नहीं तो वो रूल्स काम के नहीं है। दैट इज वाई बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स होते हैं उनमें कोई भी बदलाव लाना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बेसिक चीजों में, ठीक है। तो यू कैन नॉट ब्रिंग अबाउट अ चेंज वेरी वेरी इजीली, क्योंकि फिर उससे तो जो विनर होंगे, जो सरकार आपने बना दी, वो तो इस हिसाब से रूल्स को फ्रेम कर देगी ना जिससे उसके हक में वो चीजें आ जाएंगी, है ना, उसको फेवर करने लग जाएंगे। वी डू नॉट वांट दैट, वी वुड नेवर वांट दैट, ऑलराइट, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए यूनिक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। तो बच्चों एक सेट है रिटन रूल्स का, लिखित नियम है जो कि सारे लोगों द्वारा एक्सेप्टेबल है, जो कि एक देश में रह रहे हैं। तो सबका कंसेंसस है, सबका एक कंसेंसस है, यूनानिमस वो है डिसीजन कि वी शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सारे रूल्स लिखे होने चाहिए। उस कंट्री के जितने भी रूल्स हैं जो लोगों द्वारा अग्रीड हैं वो सारे रिटन डाउन हैं और उन्हीं रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इट इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटर्मिन्स द रिलेशनशिप अमंग द पीपल कॉल्ड द सिटीजंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, ऑलराइट। तो ये सुप्रीम लॉ है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, सबके पापा है, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ सबके पापा है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और एक तरीके से संविधान आपको, आप लोगों के, एक देश के जो नागरिक हैं उन सभी नागरिकों के बीच में क्या रिश्ता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजंस, उस चीज को भी डिटरमिन करता है। एंड जो सरकार और सिटीजंस के बीच में रिलेशनशिप है, गवर्नमेंट और सिटीजंस के बीच में जो रिलेशनशिप है उस चीज को भी डिटरमिन करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट, अब बात आ रही है कि व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू, एक संविधान क्या करता है, क्या करता है देखेंगे। हाँ, तो जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था ना कि लोग ट्रस्ट किस पे करें यार, कुछ तो कानून होना चाहिए जो उन्हें ट्रस्ट दे रहा है, विश्वास दे रहा है सिस्टम के ऊपर, कंट्री के ऊपर, कि कल को जो पास्ट में चीजें हुई वो अब नहीं दोहराई जाएंगी। तो वही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन जनरेट करता है दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। तो अलग अलग लोग एक ही देश में बराबर अधिकारों के साथ एक ही देश का हिस्सा बन के साथ में खुशहाली से रहते रहें। तो बच्चों वही चीज एक उसके मतलब वो एक कोऑर्डिनेशन, वो एक भरोसा देश के ऊपर, देश के नियमों के ऊपर, ये सारी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी, किसके पास पावर होंगे डिसीजंस लेने के, लिमिट्स क्या होंगी गवर्नमेंट की पावर पे, सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे, सारी चीजें संविधान आपको लिख कर देती है। और लोगों की एस्पिरेशंस क्या होती हैं, मतलब एक अच्छी समाज को बनाने के लिए, एक अच्छी सोसाइटी को बनाने के लिए व्हाट आर द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, व्हाट डू द पीपल डिमांड, ठीक है। तो एवरीथिंग इज रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलराइट। नेक्स्ट, ओके, all countries that have constitutions are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will definitely have a constitution. बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट, और हर साल मेरे को बड़ा मजा आता है इसको समझाने के लिए बच्चों को, ठीक है। बच्चों क्या लिखा है ये, पहले तो तुम कंफ्यूज हो गए हो, मुझे पता है, बड़ी सिंपल बात है। बोला जा रहा है all countries that have constitutions are not necessarily democratic. ढोंगी, सिंपल, इसको यहां तक अगर पढ़ो तो यहां बोला जा रहा है ढोंग करते हैं कुछ देश बच्चों अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के रख लेते हैं, लेकिन आप सिर्फ अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन को देखो और बोलो अरे ये देश तो एक लोकतंत्र है, नहीं, जरूरी नहीं है। तो हर कंट्री जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये मतलब नहीं है कि वो देश एक लोकतंत्र है। कल को मैं अपने हाथ में माला, गले में माला पहन के बिल्कुल ऐसे साधु संत वाले कपड़े पहन के घूमने लग जाऊं तो आप लोग सोचोगे कि क्योंकि मैम अब ऐसी बन गई ना, मैम बिल्कुल भक्ति में डूब गई हैं, हो सकता है कि मैं नाटक कर रही हूँ, है ना, राइट है कि नहीं, हो सकता है ना, आई कुड बी फूलिंग यू। तो वही बात है कि हर कंट्री जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके पास, जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक भी है, हो सकता है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ड्रामे के लिए, ढोंग के लिए बना रखा है, बट हाँ कोई कंट्री जो डेमोक्रेटिक है, जो असल में डेमोक्रेटिक है, उसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। दूसरा पार्ट यही बोल रहा है, लेकिन जो भी कंट्रीज डेमोक्रेटिक है उनके पास संविधान पक्का होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिनके पास संविधान है वो डेमोक्रेटिक हो। तो कल को अगर कोई सही में साधु है तो वो साधु जैसे ही घूमेगा, बट हो सकता है कि किसी ने नौटंकी के लिए भी कपड़े पहन रखे हो, वही वाली बात है, ठीक है, ओके।
आई होप बात समझ में आई है। तो हर कंट्री जिसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है, बट हाँ अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उसके पास जरूर एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। ठीक है, तो इस बात को गांठ बांध लीजिए। चलिए, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जहां पर अब हम साउथ अफ्रीका को बाय बाय बोल के अपने देश पे आ गए हैं, मेरे देश की धरती, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम लोग करने वाले हैं, कैसे बनी थी। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, born through a partition on the basis of religious differences, traumatic experience for the people of India and Pakistan. British left to the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. बड़ी सारी बातें कर दी। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा वापसी जाना पड़ेगा और अपने पार्टीशन के कुछ दर्दनाक दिनों को बच्चों फिर से याद करना पड़ेगा। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, जब अपना रूल छोड़ के जाने लगते हैं, शासन खत्म करते हैं, तो फिर एक और डिफरेंस आ गया था कि अब जब आज़ादी मिलेगी तो उससे एक कंट्री नहीं बल्कि 2 कंट्रीज क्रिएट होंगी। क्योंकि उस टाइम पे जो कम्युनल डिफरेंसेस थे इंडियंस और मुस्लिम्स के बीच में, वो इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि वो 2 नेशन थ्योरी के कारण अब 2 देश आज़ाद होने वाले थे। एक देश था भारत जहाँ पे हिंदूज रहने वाले थे, एक देश था पाकिस्तान जहाँ पे मुस्लिम्स रहने वाले थे। तो बच्चों बेसिकली उसी पे बनाया गया था, बट दिक्कत ये हुई थी कि ब्लडी पार्टीशन होता है, बहुत से लोगों की जाने जाती है, बहुत से लोग मरते हैं, विभाजन होता है देश का, तो वो तो काफ़ी दर्दनाक है ही। लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ना कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थे, देखो 2 टाइप के टेरिटरीज होती थी, एक होती थी प्रोविंसेस जो कि ब्रिटिशर्स के रूल के डायरेक्ट अंडर थी, एक होते थे प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पे अभी भी इंडिया के राजा महाराजा लोग शासन करते थे। अब जो ये राजा महाराजा वाला शासन था, उन राजाओं को ब्रिटिशर्स बोल गए कि अब आपकी मर्जी है कि आप लोग अगर इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हो तो इंडिया का हिस्सा बन जाओ, अगर आपको पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में चले जाओ, अगर आपको आज़ाद देश बनना है तो आप वो भी बन सकते हो। बट यार ऐसे थोड़ी ना होता है। सोचो ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक जगह है, ये एक प्रिंसली स्टेट है, ये एक प्रिंसली स्टेट, सपोज एग्जांपल। अब ये बोले कि भाई मैं एक आज़ाद देश बन रहा हूँ, ये बोले चलो मैं पाकिस्तान में जा रहा हूँ, तो ये पार्ट ऐसे पाकिस्तान को थोड़ी दे देंगे और ये अलग से थोड़ी आज़ाद थोड़ी कर देंगे उसको, तो वो बहुत ही गलत हो जाता। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों का क्या है, वो तो चले गए अपना ऐसे बात करके, उनको क्या ही करना था, अब तो वो अपने देश वापस चले गए ना। तो बच्चों फिर हमारे बहुत से लीडर्स ने, जो भी हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर प्रिंसली स्टेट्स आ रहे थे, उन सभी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा के इंडिया में शामिल करा। काफ़ी मुश्किल टास्क था वो भी। तो इन प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर कराना देश के साथ काफ़ी डिफिकल्ट था, काफ़ी अनसर्टेन था। मतलब मुश्किल तो था ही, प्लस अनसर्टेन भी था कि हमें पता नहीं था कि वो राजा महाराजा लोग मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे, है ना, क्या होगा आगे। तो वी नेवर न्यू ऑफ इट। When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. तो आज हमें लगता है कि हमारी कंट्री का जो संविधान है वो बहुत ही बढ़िया है, सभी लोगों को एकजुट करके उस संविधान ने रख रखा है। लेकिन उस टाइम पर जब संविधान लिखा जा रहा था इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में, तब हमें नहीं लगा था कि देश का जो भविष्य है वो इतना ज़्यादा सिक्योर होने वाला है। द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या रास्ता था जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो देखते हैं। Major advantages for the makers of the Indian Constitution was that there was a consensus about what a democratic India should look like, and it had evolved during the freedom struggle. देखो बच्चों, एक बहुत अच्छी चीज थी, जितने भी लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे, जो संविधान बना रहे थे, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज ये थी कि हमारा जो संविधान बनने वाला था उसके बारे में एक प्रॉपर आइडिया हमें हमारे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ही मिल गया था। तो जब इंडिया आज़ादी का संघर्ष कर रही थी, जब इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल कर रही थी, उसी टाइम पर इंडिया ने एक तरीके से इंडियंस के बीच में एक कंसेंसस था। कंसेंसस यानी कि एक रजामंदी थी कि ये सारी चीज़ें तो संविधान में आनी चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी प्री डिसाइडेड थी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे कि दिस ऑल दीज थिंग्स विल बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक आइडिया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India, and in 1931 the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. तो हम लोग देखते हैं कि 1928 में मोतीलाल नेहरू के साथ साथ 8 दूसरे कांग्रेस लीडर्स भी थे, जिन्होंने कच्चा चिट्ठा जो होता है संविधान का उसको तैयार करा था, एक ड्राफ्ट तैयार करा था। और 1931 में कराची सेशन के रेजोल्यूशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हो रहा था, यहाँ पर भी डिस्कशन किया गया था कि इंडिया का संविधान कैसे होना चाहिए। दोनों ही इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर फीचर्स थे, जैसे कि अब दोनों ही इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर बच्चों यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूडेड थी, जो आज के टाइम पे हमें पता है कि संविधान का एक फीचर है, वो ऑलरेडी इंक्लूड कर दी गई थी, है ना।
जहाँ पर ये बोल दिया गया था कि यार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जितने भी 18 साल से ऊपर लोग हैं, दे शुड हैव द वोटिंग राइट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, जेंडर, व्हाटएवर। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार, समानता का अधिकार, जो अल्पसंख्यक समूह है, जो माइनॉरिटीज़ है, उनको राइट्स देनी है, उनको प्रोटेक्शन देनी है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो गई थी, सारी चीज़ें ऑलरेडी लिख दी गई थी। बेसिक वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लिया गया सारे लीडर्स द्वारा, और इट वाज मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डेलिबरेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ ऐसे बेसिक चीजें थी जो कि पहले से प्री डिसाइडेड थी। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू करा था, बनाने से पहले ही कुछ चीजें डिसाइड हो गई थी जो अभी मैंने आपको फीचर्स बताए। इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम द कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी अडॉप्ट किए गए हैं। बहुत से हमारे लीडर्स जो हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो कि ब्रिटेन का एक फीचर था, बिल ऑफ राइट्स यूएसए का, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया का, तो बहुत से आइडियल्स से इंस्पायर हुए थे। बच्चों अब देखो, हम लोग अपना संविधान बनाने बैठे थे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दूसरे देशों का संविधान है वहां से हम इंस्पिरेशन तो लेंगे। तो यूएसए के अंदर जो अच्छी चीज़ लगी, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी चीज़ लगी हमें, ठीक है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अच्छी चीज़ लगी, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अच्छी चीज़ लगी, हमने सारी उन अच्छी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, हमने बहुत से अलग अलग फीचर्स, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो आइडियल्स जो थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, हमें लगा ये बहुत अच्छी चीज़ है तो वी अडॉप्टेड दैट। हमने देखा ब्रिटेन के अंदर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, हमें लगा ये बहुत अच्छा सिस्टम है तो हमने वहां से वो अडॉप्ट कर लिया। बिल ऑफ राइट्स यूएसए का हमें बहुत अच्छा लगा, हमने वो अडॉप्ट करा। रशिया की सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से हमने इंस्पिरेशन ली। सो whatever that we felt was good in other constitutions, we adopted parts of it। ठीक है, और हमने उसको अपने संविधान में शामिल कर लिया। नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसी बॉडी का नाम है जिसने हमारे संविधान को फ्रेम करा है। ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डन बाय एन असेंबली ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946 एंड द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस बॉडी का नाम है जिसने हमारे संविधान को फ्रेम करा है। ठीक है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज करने के लिए इलेक्शंस हुए थे जुलाई 1946 में, और सबसे पहली बार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी दिसंबर 1946 में। सून आफ्टर कंट्री जो है, उसी के थोड़े टाइम के बाद कंट्री डिवाइड हो जाती है दो हिस्सों में, इंडिया और पाकिस्तान, और उसी के साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड हो जाती है इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बच्चों जैसे जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, अब उसमें जितने भी लोग पाकिस्तान के थे वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपनी अलग कर ली, वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बन गए, और जो बाकी इंडियन मेंबर्स रह गए थे दे वर द रिमेनिंग पीपल हु बिकेम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, it had 299 members. Assembly adopted the constitution on 26 November 1949, लेकिन it came into effect on 26 Jan 1950। फिर बच्चों देखो वही बात है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो गई, मिल गई 46 के दिसंबर के महीने में, लेकिन फिर कंट्री का विभाजन हो जाता है। जब कंट्री आज़ाद होती है तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी विभाजन हो जाता है, पाकिस्तान के अलग, इंडिया के अलग। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान को लिखा है, और उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि ये असेंबली बहुत लंबे टाइम तक डेलिब्रेशंस, डिस्कशंस करती रहती है, चिट्ठे बनते हैं, कच्चे चिट्ठे बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर उस पर जो है डिबेट्स होती है, डिस्कशंस होते हैं, क्या इंक्लूड करा जाना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को हम लोग देखते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होती है। वी अडॉप्टेड इट दैट डे कि इट इज़ रेडी नाउ। लेकिन बच्चों फिर हम 2 महीने वेट करते हैं, 26 नवंबर से लेके हम 26 जनवरी, जो 1950 का 26 जनवरी आता है, 2 महीने हम लोग रुक जाते हैं, लागू नहीं करते उस संविधान को। क्यों? क्या इसके पीछे हमें रीज़न पता है? हम लोग हमेशा स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, बट आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल who don't know the reason behind it, but I will tell you, ठीक है, what is the reason behind it। तो हम लोग देखते हैं कि 2 महीने हमने इसलिए वेट करा था क्योंकि बच्चों जो 26 जनवरी डेट है ना, वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। उस दिन हमने जैसे जो पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा था, उसके हिसाब से हम लोगों को ना एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना था 26 जनवरी को। बहुत पहले जब हमारे फ्रीडम स्ट्रगल हो रही थी तो 26 जनवरी को एक इंडिपेंडेंस डे का नाम दिया गया था कि उस दिन ना सभी इंडियंस मिलकर एक प्रण लेंगे कि अब हम इंडिया को आज़ाद करवाएंगे। तो इस वजह से वो डेट जो है, बिकॉज इट हैड सम हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस, दैट इज़ वाई
जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार भी होता है तो भी हम 2 महीने वेट करते हैं कि यार चलो 26 जनवरी तक इंतजार कर लेते हैं इस संविधान को लागू करने के लिए, और तब जाके हम लागू करते हैं। और आप सभी को बताना है कि 26 जनवरी इंडिया में किस नाम से सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई उस दिन का इंपॉर्टेंस क्या है और वो दिन जो है सेलिब्रेट किस नाम से करा जाता है, बताइएगा। नाउ नई चीज आती है यहाँ पर कि व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज मेड बाय दिस असेंबली। भाई लोग मुझे बताओ, वो लोग कितने पुराने टाइम पे उन्होंने संविधान लिख दिया, आज की डेट में भी उसी संविधान को एक्सेप्ट करते हो, उसी संविधान को मानते हो, उन्हीं नियमों का पालन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? हाँ, मम्मी पापा दादा दादी में तो बड़ा एज डिफरेंस, जनरेशन गैप लगता है तुम्हें, तो फिर इस असेंबली ने जो इतने साल पहले संविधान बना दिया, आज भी लोग उसे एक्सेप्ट क्यों करते हैं? उसके पीछे बच्चों रीजंस है। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। जिस समय पे संविधान बना था उस टाइम पे सारे जितने भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग थे बच्चों, उन सभी का कंसेंसस था उस चीज में। कंसेंसस का मतलब है सभी ने एग्री करा था, एक एक चीज जो संविधान में उस पे एग्री करा था, तो एक ब्रॉड कंसेंसस है उस चीज में, एवरीवन एग्रीड टू इट, ठीक है। देखिए अभी समझ में आएगी आपको ये चीज। Constitution does not reflect the views of its members but expresses a broad consensus of its time. Many countries of the world had to rewrite their constitution. In some countries, constitution exists as a mere piece of paper. Nobody actually follows it. But over the last half a century, several groups have questioned some provisions of the constitution, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution. तो यार हमारा जो संविधान है ना, वो काफी सोच विचार डिस्कशंस डिबेट्स के बाद, अलग अलग लोगों के कंसेंसस के बाद बना है, समाज के हर वर्ग के कंसेंसस के बाद बना है। सिर्फ उसके मेंबर्स शामिल नहीं है, बल्कि जो पूरा देश चाहता था ना, उस हिसाब से उस कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स हम लेकर आए हैं। आप खुद ही देख लो, इंडिया में आज तक क्या किसी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी फीचर पे आरोप लगाया है? नहीं। छोटे मोटे तो देखो वो चलते रहते हैं कि लोग ने बदिया ये क्यों है वो क्या है, बट किसी भी मेजर सामाजिक तबके ने, सामाजिक ग्रुप ने कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो लेजिटिमेसी है, जो लीगैलिटी है, उसको क्वेश्चन नहीं करा है, क्योंकि हमें पता है कि यार गलत है ही नहीं ना, उसमें गलत लिखा ही नहीं है, सब सही लिखा है, ठीक है। बहुत से वर्ल्ड के ऐसे भी देश है जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से लिखा है, या कहीं पर तो उनको माना भी नहीं जाता, संविधान जो है वो एक मियर बस एक पेपर का टुकड़ा है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में इट इज द सुप्रीम लॉ। नाउ नेक्स्ट चीज है, क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी बच्चों, वो लोगों के प्रतिनिधित्व ही थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करा था, एंड इट रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करती थी। इसको डायरेक्टली नहीं चूज किया गया था, बट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करा था। तो लोगों ने प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को चुना, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना। इनडायरेक्टली इलेक्ट हुई है, बट हाँ, इट वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल, ऑल्दो इनडायरेक्टली, मेनली बाय द But the Congress itself included a variety of political groups and opinions. Assembly had many members who did not agree with the Congress. In social terms also, the Assembly represented members which were very diverse in many ways. तो बच्चों यहाँ पे बात हो रही है कि ऑल्दो मेनली कांग्रेस के बहुत से लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों में ही इतनी भिन्नता थी, कांग्रेस के लोग ही इतने भिन्न भिन्न प्रकार के, इतने डाइवर्स किस्म के लोग थे। साथ ही में बहुत से ऐसे भी लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे जो कि कांग्रेस से भी एग्री नहीं करते थे, ठीक है। साथ ही में सामाजिक टर्म्स में भी जो असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स विच वर डाइवर्स इन मेनी वेज। असेंबली के अंदर ऐसे मेंबर्स भी थे जो कि आपस में भी काफी भिन्न प्रकार के थे, डाइवर्स थे, ठीक है। तो काफी डाइवर्स लोगों ने मिलकर, अब ऑब्वियसली बात है हर कोई डाइवर्स है तो हर कोई अपने अपने हिसाब से जब राय देगा, विचार विमर्श होंगे तो काफी एक अच्छी चीज निकल कर आएगी, राइट। तो वाली बात है। साथ ही में मैनर इन विच द असेंबली वर्कड, जिस तरीके से उस असेंबली ने काम करा है तभी उसको एक्सेप्ट किया जाता है। इट गिव सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस हिसाब से बच्चों हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, वो जो तरीका है, वो जो मैनरिज्म्स है, वो जो प्रोसीजर है, उस वजह से हमारे संविधान को एक सैंक्टिटी मिलती है, एक प्योरिटी, एक सेक्रेडनेस। जैसे कोई एक धार्मिक डॉक्यूमेंट होता है ना जिसको आप पूजते हो, तो पूजनीय डॉक्यूमेंट बना दिया है उस तरीके ने। वो लोग एक सिस्टमैटिक, बहुत ओपन और एक कंसेंशुअल मैनर में काम करते थे। ऐसा नहीं था कि कुछ मेंबर्स हैं वो अपने हिसाब से कुछ फीचर डाल देंगे, लोगों से पूछेंगे, नहीं, सबकी रजामंदी, सबके व्यूज, सबके ओपिनियंस ली जाती थी, तब जाके कोई चीज डिसाइड होती थी।
कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को पहले डिसाइड करा गया, फिर एग्री करा गया, फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो कि बी आर अम्बेडकर जिसके चेयरपर्सन थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक कच्चा चिट्ठा जो है संविधान का प्रिपेयर करा, जिस पर फिर डिस्कशन होता है। बहुत से राउंड्स हुए डिस्कशन के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे, एक एक क्लॉज, एक एक लाइन पढ़ के, क्लॉज पढ़ के जो है हर किसी ने उस पर डिस्कशन करा, हर किसी ने उस पर अपने व्यूज दिए, ओपिनियंस दिए। 2000 अमेंडमेंट्स को कंसिडर करा गया, 2000 बदलाव कंसिडर करे गए। मेंबर्स ने 114 दिन तक डेलिब्रेट करा उस पर, वही डिस्कशन करते रहे 3 साल तक डिस्कशन करा। ऐसे ही नहीं लेकर आ गए हैं, बहुत मेहनत करी है, ठीक है। और बच्चों यही सब करने के बाद एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो ऐसे ही नहीं ले आए हम। बहुत लोगों ने डिस्कशन करा है, डिबेट करा है, बहुत डाइवर्स लोगों ने डिस्कशन करा है, डिबेट करा है, एक ब्रॉड कंसेंसस को रिप्रेजेंट करते हैं, तभी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तभी एक तरीके से हमारा वो जो डॉक्यूमेंट है वो आज भी बहुत वैलिड है, लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लोग उसको लेजिटिमेट मानते हैं, कुछ भी उसमें विरोध नहीं उठा है आज तक। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जिस तरीके से उसको बनाया गया है, जिन लोगों ने उसको बनाया है, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट। अब बातें आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स क्या थी। हर वर्ड जो कि बोला गया था, हर डॉक्यूमेंट जो कि प्रेजेंट करा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, हर उस चीज को प्रिजर्व करके रखा गया है, प्रोटेक्ट करके रखा गया है, और इन्हीं सब चीजों को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स बोलते हैं। खुद सोचिए आप, 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स, इतने सालों तक डिस्कशन डिबेट चलते रहे, कितना ज्यादा काम करा है, कितनी मेहनत करी है। अच्छा ये याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स क्या थी। तो एवरी वर्ड दैट वाज स्पोकन एंड एवरी डॉक्यूमेंट दैट वाज प्रेजेंटेड हैज बीन रिकॉर्डेड, हैज बीन प्रिजर्व्ड, दैट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। नाउ गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्रीम एंड द प्रिंसिपल। किस चीज ने हमारे संविधान को गाइड करा है? बहुत से मेंबर्स थे जो कि बी आर अम्बेडकर का विजन फॉलो करते थे। बी आर अम्बेडकर ने एक बहुत अहम रोल प्ले करा था हमारे संविधान को बनाने का, लेकिन उनकी एक अलग अंडरस्टैंडिंग थी कि असमानताएं कैसे हटाई जा सकती हैं। तो देश के अंदर से असमानता को कैसे हटाना है, उसके लिए उनका एक अलग व्यू पॉइंट था। Values that inspired, guided the freedom struggle were in turn nurtured by it, formed the foundation of India's democracy. These values embedded in the preamble of the Indian Constitution guide all the 28 articles of the Indian Constitution, begins with a short statement of its basic values. बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, किस उस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है? तो हम लोग देखते हैं बहुत से ऐसे वैल्यूज हैं जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल, हमारा जो आज़ादी का संघर्ष ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो रहा था, उसको गाइड करा था, ठीक है। तो उन्हीं वैल्यूज से हमने इंस्पिरेशन ली है। भारत की डेमोक्रेसी की नींव उन्हीं वैल्यूज से बनी है, और ये जो वैल्यूज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में के प्रियम्बल में मौजूद हैं। तो जिसने भी, जिन वैल्यूज ने हमें इंस्पायर करा है, जिन वैल्यूज ने हमें नर्चर करा है, वही हमारी डेमोक्रेसी की नींव है, और वो सारी वैल्यूज हमारे प्रियम्बल में गिवन है। और ये प्रियम्बल से सारे आर्टिकल्स को गाइड भी करती हैं। और बच्चों चलिए इस प्रियम्बल, इस कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो ये हमारी प्रियम्बल है। सबसे पहले मैं यहाँ पढ़ देती हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, ठीक है। और हमारी नवंबर 1949 में 26th day of November 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, इनैक्ट एंड गिवन ourselves this constitution। तो ये जितने भी वर्ड्स हाईलाइटेड है, जरा इनके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया का तो यही मतलब है कि हम सारे एज अ इंडियन सिटीजन सभी को रेफर कर रहे हैं कि हम सबने एग्री करा है, तब जाके संविधान आया है। उसी के साथ फटाफट से आ जाते हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर की बात करते हैं। अच्छा सोशलिस्ट और सेक्युलर बच्चों दो ऐसे शब्द हैं जो कि बाद में ऐड करे गए थे। आप लोग मुझे बताइएगा किस ईयर में ऐड करे गए थे, ठीक है। बाद में तो ऐड करे गए थे, कब ऐड करे गए थे? सबसे पहले सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब है कि आपका देश जो है इट इज फ्री फ्रॉम एनी आउटसाइड कंट्रोल। अभी तक हमें ब्रिटिशर्स आके शासन कर रहे थे, बट नाउ वी आर सॉवरेन, ठीक है। तो सॉवरेन का मतलब है कि लोगों के पास अपने खुद के डिसीजंस, एक हमारा जो देश है उसके पास अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस बनाने का अधिकार, या इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस लेने का अधिकार है। कोई भी बाहर से आके हमको नहीं बताएगा कि हमको क्या करना है। तो वो होती है सॉवरेनिटी, कि इंडिया जो है अपने इंटरनल मैटर्स और एक्सटर्नल मैटर्स पे खुद से निर्णय लेगी, कोई हमें बाहर से आके नहीं बताएगा, ठीक है। तो कोई भी एक्सटर्नल पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिक्टेट नहीं कर सकती। दूसरा शब्द है सोशल, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है वेल्थ इज जनरेटेड सोशली, शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड, इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। बच्चों बेसिकली सोशलिस्ट का ये मतलब होता है कि जो सरकार है वो कुछ बहुत अहम रिसोर्सेज को खुद से ओन करेगी। बहुत से कुछ ऐसी अहम चीज़ें होंगी जिनको सरकार की ओनरशिप जहाँ रहनी चाहिए, ताकि सरकार जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सके, लोगों को जो है
एक तरीके से लोगों के बीच में जो सामाजिक आर्थिक असमानताएं होती हैं उसको रिड्यूस कर सके। तो गवर्नमेंट शुड वर्क इन दैट मैनर, गवर्नमेंट शुड देयरफॉर ओन सम ऑफ द एंटरप्राइजेस, सम ऑफ द इंडस्ट्रीज, ताकि गवर्नमेंट सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर सके। तीसरा शब्द आता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब है कि जो सरकार है और जो धर्म है वो अलग है, धर्मनिरपेक्ष होना। तो सिटीजन्स के पास कंप्लीट फ्रीडम है कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। सरकार का कोई, देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट जो है सारे रिलीजन्स को, सारे बिलीव्स को इक्वली ट्रीट करेगी। लोग किसी भी धर्म को मानना चाहते हैं, अगर नहीं भी मानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, कुछ भी करो, बट किसी दूसरे पे थोपो मत, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं सेक्युलरिज्म। फिर आता है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इन दोनों की भी बात करते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे लोग अपने खुद के लीडर्स को चूज करते हैं, लोगों के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होती हैं, लोग सरकार को अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं, जवाबदेही होल्ड कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है कुछ बेसिक रूल्स के हिसाब से चलती है, और गवर्नमेंट की पावर्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट, जहां पे एक इलेक्टेड मेंबर होता है। बच्चों जैसे इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है। तो जहां पे हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड मेंबर होगा वो देश रिपब्लिक कहलाया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है यहाँ पे जस्टिस। जस्टिस का मतलब है न्याय। न्याय का मतलब है कि जो सिटीजंस हैं दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड एंड द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो जस्टिस में बोला जा रहा है कि जो नागरिक हैं, जो सिटीजंस हैं, उनको कास्ट के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। जो सामाजिक असमानताएं हैं जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है उनको कम करना है, और गवर्नमेंट जो है वो सबके वेलफेयर के लिए काम करेगा, सबके हक के लिए काम, सबके भले के लिए काम करेगा। स्पेशली जो आपके समाज में डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जो बैकवर्ड ग्रुप्स हैं, है ना, जिनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उनके तो स्पेशली एडवांटेज के लिए काम करेगा, ठीक है, ऑफ द डिसएडवांटेज पीपल। नाउ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये तीन चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले लिबर्टी। लिबर्टी का ये मतलब है कि कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सिटीजन्स पे नहीं होती हैं इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन। तो वही फ्रीडम टू प्रोफेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऑफ थॉट, ऑफ एक्शन, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। ऑब्वियसली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे होंगे, जो चीज़ें बिल्कुल नहीं सही जाएंगी तो वो तो देखो रुकावटें लगी होंगी आपकी फ्रीडम पे, बट हाँ कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपकी फ्रीडम पे नहीं है। तो जैसे भी आप सोचना चाहो, जैसे भी आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहो, जैसे भी आप एक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहो, यू कैन डू दैट। रिस्ट्रिक्शंस होंगी बट रीजनेबल, अनरीजनेबल नहीं। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो वही बात है कि हम सभी को बिहेव ऐसे करना चाहिए कि हम सब जितने भी एक देश के सिटीजन्स हैं, वी ऑल आर मेंबर्स ऑफ अ सिंगल फैमिली, एंड किसी को भी एक दूसरे सिटीजन को इन्फीरियर की तरह, अपने से कमतर मत समझो। आप जितने हो इस देश का हिस्सा, दूसरा इंसान भी उतना ही इस देश का हिस्सा है। वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द सेम नेशन। साथ ही में आती है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है हर कोई कानून के आगे बराबर है। ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज, तो हमारे समाज में जो पहले असमानताएं चलती थी उन सभी को खत्म करना पड़ेगा, एंड गवर्नमेंट जो है वो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अवसर लेकर आएगी। तो इस सारी की सारी चीजें बच्चों हमारी गाइडिंग वैल्यूज है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करती है, जो कि हमारी डेमोक्रेसी की नींव जिस पे हमने रखी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं हमारे देश के लिए, और ये हमारे प्रीएम्बल में गिवन है। और लास्ट चीज यहाँ पर जो चैप्टर में आती है दैट इज द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो किस तरीके से बने हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत लंबा, बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है, बहुत ही लंबा है, पढ़ोगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। देयरफॉर बहुत लंबा है, इस वजह से बच्चों उसमें थोड़े बहुत बदलाव, अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। तो टाइम के साथ साथ छोटे छोटे उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं टू कीप इट अपडेटेड। Those who crafted the constitution felt that it has to be in accordance with the people's aspirations. Changes, they did not see it as a sacred, static and an unalterable law. बच्चों एक बहुत बड़ी खूबी हमारे संविधान की ये भी है कि जब संविधान बनाया गया था ना, उसको ऐसा नहीं समझा कि यार इसमें कभी कोई बदलाव लाएगा ही नहीं, नो वन विल टच इट, सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, इसको कोई ऑल्टर नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। नहीं, उन लोगों ने तब भी सोचा कि यार समय के साथ साथ हो सकता है कि इसमें कुछ कुछ बदलाव की जरूरत पड़े, ठीक है। तो उन बदलावों के लिए वही बात होती है, हम ना बोलते हैं, वही बात है ना यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन है नीदर टू रिजिड नॉर टू फ्लेक्सिबल।
ना तो ज़्यादा रिजिड है कि उसमें आप कोई चेंज कभी ला ही नहीं सकते हो, कुछ करोगे ही नहीं बदलाव, ठीक है, ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और ऐसा भी नहीं कि सारा बदल डालोगे, नहीं, वो भी नहीं कर सकते। तो बेसिक जो वैल्यूज़ है, बेसिक प्रिंसिपल्स है, उसमें चेंज नहीं ला सकते। ऑब्वियसली जिन चीज़ों को अपडेशन की ज़रूरत है उसमें आप चेंजेस ला सकते हो, तो इट्स लाइक दैट। तो प्रोविजंस जो है टाइम टू टाइम आप ऐसे हैं संविधान के, आप उसमें चेंजेस ला सकते हो, और इन्हीं चेंजेस को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। साथ ही में अगर आगे देखें तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बच्चों जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है, देखो हमारे संविधान में हर चीज़ के बारे में लिख रखा है, ठीक है, प्रोसीजर है कि आप कैसे उन लोगों को चुनोगे जो कि आपकी सरकार का हिस्सा बनेंगे, है ना। तो पूरा प्रोसीजर लिस्टेड है, ऐसे हम मजे में नहीं इलेक्शन में जाते हैं और वोट देकर आते हैं, ठीक है। तो एक पूरा प्रोसीजर है, कौन वोट दे सकता है, तो हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लिख रखा है कि भाई जो 18 साल से ऊपर है लोग वो देंगे वोट, ठीक है। कौन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, उसके लिए प्रोसीजर है। अब इलेक्शन में खड़ा होने के बाद वोट देना कैसे, कौन लोग किस तरीके से वोट देंगे, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देश बटेगा, कैसे इलेक्शंस होंगे, एवरीथिंग इज लिस्टेड। पूरा प्रोसीजर है कि कैसे आप अपने लीडर्स को चूज करोगे हु विल गवर्न द कंट्री। साथ ही में ये भी लिखा होता है कि किसके पास कितनी पावर होगी, कौन कौन से डिसीजंस ले सकता है, एंड गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस भी दे रखे हैं, और कुछ ऐसे राइट्स भी हैं सिटीजन्स के जो कि गवर्नमेंट भी वायलेट नहीं कर सकती। सिटीजन्स के ऐसे अधिकार हैं जो कि सरकार भी जिनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। हर चीज़ बच्चों संविधान में लिखे, तभी तो ऐसे ही पापा थोड़ी ना है सबके, है ना, ऐसी ना थोड़ी है, तो कुछ तो बात है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। आई होप बच्चों यू लाइक द चैप्टर, शेयर दिस विद योर अदर क्लासमेट्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।